अपना नेता बैरिस्टर असदुद्दीन को समझते हैं, तो इसमें क्या बुरा करते हैं? या अगर वो हमारे हक की बात उठाते हैं, हमारे पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमारे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, दाढ़ी टोपी देख के मारा जा रहा है रास्ते में, अगर ये वो आवाज़ उठा रहे हैं तो कोई जुल्म नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। देखिए, लगातार जिस तरह से हम एक के बाद एक ख़ास शख्सियत, ये ख़ास शख्सियत इसलिए भी क्योंकि आपने मेरे वो तमाम इंटरव्यू देखे जो हमने सांसदों के, मंत्रियों के लिए, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम उन चेहरों को आपके सामने लाएंगे जो अक्सर दिल्ली या नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत कम आए हैं। हालांकि एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी, कैमरे के सामने अक्सर ना आने वाले व्यक्ति भी कहीं ना कहीं देश के हितकारी होते हैं। और हम आप एक ऐसे ही चेहरे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आज, देवबंद से कलीम साहब को, जो कि पूर्व में चेयरमैन प्रत्याशी भी रहे हैं और MIM पार्टी के एक, हम कहें तो सिपह सालार भी हैं, देवबंद से, देवबंद विधानसभा से। तो बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे इस नेशनल न्यूज़ नेटवर्क। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है देवबंद में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कलीम साहब, सबसे पहला और अहम सवाल कि देश के अंदर 5 साल में, क्योंकि अक्सर हर कोई जो त्यौहार है वो साल भर में रिपीट हो जाता है, लेकिन ये जो राजनीतिक पर्व है जो 5 साल में एक बार होता है और देश का राजा चुनकर जाता है, देश का प्रधानमंत्री चुन के जाता है, इस पर्व को आप कैसे देखते हैं? आपका क्या नज़रिया है? देखिए, ये त्यौहार अगर लोकतंत्र के हिसाब से मनाया जाए जी तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा। अच्छा। लेकिन कुछ टाइम से हम ये देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो राजनीति को एक दूसरी दिशा दे दी जी और इस त्यौहार में कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम कर दिया। जी धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम से दूर हो रहा है, मुस्लिम हिंदू से दूर हो रहा है। तो ये चीज़ इन्होंने ऐसी कर दी कि जैसे ये त्यौहार, जी, जैसे ये त्यौहार आता है तो सब लोग जो है अलग अलग हो जाते हैं। बिल्कुल। जबकि कहीं ना कहीं मैं आपकी ज़रा सी बात को इसको पूरा भी करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर करके पहले EVM से पहले होती थी छुटपुट घटनाएं, लेकिन ये नहीं देखा जाता था कि देश के अलग अलग सूबों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में बड़े पैमाने पर विपक्ष EVM को लेकर कटाक्ष कर रहा है। तो इस त्यौहार में शायद मैं समझता हूँ EVM को आप कैसे देखते हैं, ज़रा सा ये भी इसके साथ शामिल कर लें बात में। ये EVM जो है, ये सही मेरी नज़र में ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश है। अच्छा, मशीन है? ये मशीन है, ये मशीन जो है अच्छा। लोकतंत्र ख़त्म कर रही है। अच्छा। और कहीं ना कहीं तानाशाही चल रही है। अच्छा। जी जी। तानाशाही इस चीज़ के लिए है कि एक ही पार्टी देश के अंदर अपनी तानाशाही चला रही है, दूसरे विपक्ष को जो है सामने खड़ा नहीं होने दे रही है। अगर कोई खड़ा होने की कोशिश करता है उसके यहाँ ED की जांच पहुँच जाती है, इनकम टैक्स पहुँच जाता है। तो ये क्या है? ये विपक्ष को ख़त्म करने वाली बात है। जबकि एक वक्त पे ऐसा हुआ था कि BJP सरकार जब अपनी कोई सीट नहीं निकाल पाई तो 2 सांसद उपचुनाव लड़े और तब जाके वो विपक्ष में बैठे। तो ये अक्सर करके आपने देखा होगा कि तमाम स्टेट लेवल की पार्टियों को विपक्ष माना जाता है, लेकिन MIM पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को, और आपने अगर बात कही कि भाई विपक्ष को ED और इन तमाम संसाधनों के ज़रिए से, तमाम प्रशासनिक जो अमले हैं उनके ज़रिए से आपका आरोप है कि उसको ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन ED क्यों नहीं नुकसान पहुंचाती असदुद्दीन ओवैसी का? जबकि असदुद्दीन ओवैसी अक्सर करके सबसे ज़्यादा अगर कहा जाता है तो फायर ब्रांड उन्हें ही कहा जाता है कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फायर ब्रांडिंग करते हैं। कोई मुद्दा, कोई मौका, कोई बाउंस हो, इन स्विंग हो, कोई बॉल हो, उनके पाले में आ जाए, वो बाउंड्री से बाहर जाती है। तो तब भी ED उनके घर नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या ज़्यादा मजबूत बाउंड्री है उनकी? बिल्कुल मजबूत बाउंड्री है। मजबूत बाउंड्री इसलिए है उनकी क्योंकि जो भी बात कहते हैं वो संविधान के दायरे में रह के कहते हैं जी। और हर बात का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। अच्छा, जैसे कि ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में बोल दिया। जो भी कहेंगे उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। अभी रजत शर्मा के एक इंटरव्यू में कहा उन्होंने कि भाई मुझे कुछ बन तो जाने दो, ED की जांच भी भेज दियो, अभी तो मैं कुछ बना ही नहीं। बैरिस्टर साहब जो हैं वो बहुत सुलझे हुए और मुसलमानों के, दलितों के, दबे कुचले लोगों के वो हमदर्द हैं और वो उनकी साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब भी लड़ाई लड़ी है उन्होंने किसी एक समुदाय के लिए, किसी मुसलमान के लिए नहीं लड़ी। उन्होंने जब भी लड़ाई लड़ी है तो वो सभी के लिए लड़ी है। जब भी लड़ाई लड़ी उन्होंने संविधान के लिए लड़ी है,
लोकतंत्र की हत्या जैसे हो रही है, जब भी कोई ऐसी बात होती है वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं। और मेरे हिसाब से हर एक आदमी का, जो इस देश का नागरिक है, उसको इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। जो वो उठा रहे हैं हमारी नज़र में बिल्कुल सही है। अक्सर करके उनकी कहीं रैली हो, उनका कहीं मामला हो, अक्सर करके जहाँ भी रैलियाँ होती हैं वो 90% से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय की ही बात होती है। 90% से ज़्यादा मुस्लिम जो है वो कौम उनके जो है रैलियों में नज़र आती है। तो वो, और अक्सर करके जो उनके टिकट की बात की जाए या उनके ज़िम्मेदारों की बात की जाए तो वो समुदाय विशेष से होते हैं। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब को नेशनल पार्टी है और दूसरे लोगों का कैसे रहनुमा माना जाए, ज़रा ये भी आप बताएं। पहले तो मैं आपकी ये बात क्लियर कर दूं, जैसे आपने कहा कि वो मुस्लिमों की बात करते हैं, क्या बुरा करते हैं? जी जी जी। देश के अंदर हर बिरादरी का अपना एक नेता खड़ा है। जी। यादवों में अखिलेश यादव खड़े हैं, दलितों में बहन जी खड़ी हैं, चंद्रशेखर खड़े हैं, ब्राह्मणों में अदर देखते हैं आप, वो तो सब खड़े ही खड़े हैं। खैर, बहुत सारे। तो ओबीसी की बात करें तो खुद मोदी जी खड़े। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो मुस्लिम हो के मुस्लिमों की बात उठाते हैं, क्या जुल्म करते हैं? मेरे हिसाब से उठानी चाहिए आवाज़, और वो बहुत सही कर रहे हैं। भाई सबका अपना अपना नेता है। अगर हम मुसलमान अपना नेता बैरिस्टर असदुद्दीन को समझते हैं तो इसमें क्या बुरा करते हैं? या अगर वो हमारे हक की बात उठाते हैं, हमारे पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर जो जाति हो रही हैं, हमारे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, दाढ़ी टोपी देख के मारा जा रहा है रास्ते में, अगर ये वो आवाज़ उठा रहे हैं तो कोई जुल्म नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। मोदी जी तो अक्सर देखना चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, ये काफ़ी स्टेटमेंट उनका वायरल हुआ था। तो फिर आप ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री, वो एक समुदाय विशेष के जो है वो विरोध में खड़े हैं? ये तो एक इल्ज़ाम हुआ आपका। नहीं, अगर वो कुरान शरीफ देखना चाहते हैं, कंप्यूटर देखना चाहते हैं, तो किसने रोका उनको? जी। जो 500 कुछ मदरसे हैं उनमें कंप्यूटर पहुंचाओ, उनमें तालीम पहुंचाओ। किसने रोका है आपको? आप बता दें किसी एक दो मदरसे के नाम, किसी मोहतमीम का नाम बता दें आप इस तरह से कि उनको उन्होंने सपोर्ट किया हो। यानी कि आप कहना मकसद ये है कि आप मदरसे के किसी जिम्मेदार ने ना तो कंप्यूटर लगाने के लिए रोका गवर्नमेंट को, और ना ही सिलेबस चेंज करने के लिए रोका। चेंज नहीं, हम कहेंगे ऐड करने के लिए, कि दुनियावी तालीम के लिए नहीं रोका। तो बिल्कुल, लेकिन आपका आरोप, आप ये कहना चाहते हैं कि लेकिन उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई? बिल्कुल कोई कोशिश नहीं है। लीड जिताया था। तो इस बार आपने जो है लेकिन एमआईएम के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है पूरे लोकसभा को कवर करने के लिए, या अपनी सीट को बचाने के लिए, या यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए, अच्छी आप जो है वो टक्कर देने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपके पास? हमारी जो पहल जो रहेगी वो एमआईएम का कैंडिडेट लाने की रहेगी। अगर बैरिस्टर साहब डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से अगर मुझे ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं लोकसभा चुनाव की, तो मैं इसके लिए एग्री हूँ। मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह। अच्छा। दिशा निर्देश अगर मुझे आला कमान से मिलते हैं और वो कहते हैं कि आप लोकसभा चुनाव लड़ो, मैं बिल्कुल लड़ूंगा। अच्छा। क्योंकि मैं सिपाही हूँ, मैं मरते दम तक हार नहीं मानूंगा, अच्छा। बिल्कुल लड़ूंगा। आपको जो है फाइनेंशियली भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये पार्टी ना कुछ लेती ना देती, ऐसा सुना है हमने। ये बिल्कुल 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 ये बात है, ना पार्टी लेती और ना देती। लेकिन पार्टी के साथ नुकसान नहीं होगा। आपको होर्डिंग भी करने पड़ेंगे, रैलियाँ भी लगानी पड़ेंगी, आपको जो है बजट भी दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल सब कुछ करना पड़ेगा। यानी तन मन धन बिल्कुल सबसे तैयार है। सबसे तैयार हूँ मैं। अच्छा। लेकिन क्या है कि अगर यही सोचा जाएगा जी। कि भाई मेरा नुकसान होगा, क्या होगा, हार जाऊंगा, भाई अगर आप लड़ने से पहले अपनी शिकस्त मान लोगे तो आप लड़ नहीं पाओगे। चलिए, बहुत शानदार, गुड कॉन्फिडेंट और एक सीधा पैगाम। मैं उम्मीद करता हूं कि ये, जाहिर सी बात है, हैदराबाद के तमाम साथी जो है कम से कम इसको दबा के शेयर करने वाले हैं, क्योंकि एक ज़बरदस्त कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल अपने आप को आम कार्यकर्ता समझने वाले कलीम साहब अगर ज़रूरत पड़ी तो मैदान की जंग में इस सीट से सबसे आगे भी नज़र आ सकते हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो खैर, बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ एक शानदार इंटरव्यू आप तक पहुँच रहा है, और आपसे मैं बेहद ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरव्यू को बेहद आप शेयर करेंगे, ताकि लोगों की जहनियत को एक सही पैगाम पहुँचने में हम आप चैनल की मदद कर सकें। कैमरा पर्सन शुएब आलम के साथ मैं फुरकान, देवबंद।